अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 6। इसमें हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोकैरियोटी और किंगडम प्रोकैरियोटी में आने वाले लिविंग बींग्स जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे मेजर प्रोकैरियोट जिसे हम नाम देते हैं बैक्टीरिया। तो बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसको नाम दिया जाता है मोनेरा का भी। याद रखिएगा, इसे किंगडम मोनेरा भी कहा जाता है। आपने क्लासिफिकेशन में वटेकर्स क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, जिसमें इसे नाम दिया गया था किंगडम मोनेरा का। जब आपने मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन पढ़ी तो जिसमें मार्गनस एंड शेवार्ड्स की जो क्लासिफिकेशन थी, इसमें आपने इसे पढ़ा प्रोकैरियोटी के नाम से। तो बेटा याद रखिएगा, किंगडम प्रोकैरियोटी में मोनेरियंस आते हैं, एंशिएंट लाइव्स आती हैं, जिन लाइव्स को हम एंशिएंट लाइफ या प्राइमेटिव लाइव्स का नाम देते हैं। इसमें आते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में थोड़ा सा पहले हम डिस्कस करें कि बेटा प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये वो लिविंग बीइंग्स हैं जिनके पास ना तो सेल न्यूक्लियस होता है और ना ही सेलुलर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। इट मींस प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट्स कहते हैं विथ प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ऐसे लाइव्स को हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के पास ना तो न्यूक्लियस होता है, नो ट्रू न्यूक्लियस, ना तो इनकी बॉडी सेल्स में न्यूक्लियस है और ना ही इनके पास सेल और वी कैन से दैट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, और ना ही साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स। याद रखिएगा, ना तो मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स होते हैं और ना ही प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल में ना ही न्यूक्लियस होता है। तो इसका मतलब ये कि ना न्यूक्लियस है, ना इनके पास जो है वो न्यूक्लियस भी नहीं है, और इसके साथ साथ जो है वो ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, और स्पेशली वो ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेनियस या जिन्हें हम मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल कहते हैं, ये दो कंपोनेंट्स इनके सेल्स में नहीं होते। और ये मोस्टली क्या होते हैं, दे ऑल आर यूनिसेलुलर्स। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स बेटा क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर्स। यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड बॉडी होती है जिसे हम लिखते हैं वन सेल्ड या वन सेल बॉडी, और वी कैन से दैट सिंगल सेल बॉडी का नाम दिया जाता है। जिसमें हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं बैक्टीरिया की, यानी कि एक ग्रुप आता है बैक्टीरिया का और दूसरा हमारे पास है साइनो बैक्टीरिया, जिसे आप नाम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्जी। याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्जी का नाम भी दिया जाता है। तो जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, और प्रोकैरियोट्स में सबसे मेजर प्रोकैरियोट दैट इज बैक्टीरिया, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया को। तो बेटा याद रखिएगा, बैक्टीरिया की सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कवरी की बात करेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। तो बेटा जब डिस्कवरी की बात करते हैं हम लोग बैक्टीरिया की, तो इसे सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था एंथोनी वॉन लीवॉनहुक। तो एंथोनी वॉन लीवॉनहुक ने 1673 में, याद रखिएगा, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में, किसमें, ड्रॉप ऑफ वाटर में जो है वो कुछ मिंगलर लाइव्स को ऑब्जर्व किया अंडर प्रिज्म। कुछ ऐसी लाइव्स जो ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर मिंगल कर रही थी
हेयर एंड देयर मूव कर रही थी, उन लाइफ्स को डिस्कस किया, उन लाइफ्स को डिस्कस नहीं बल्कि डिस्कवर किया, ऑब्जर्व किया मिस्टर एंथोनी वॉन लेवेनहुक ने अंडर प्रिज्म। इसने क्या इस्तेमाल किया था? बाय यूज ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म कहते हैं शीशे का एक टुकड़ा। यूज ऑफ प्रिज्म, तो प्रिज्म को इस्तेमाल करते हुए कुछ मिंगलर लाइट्स इसने देखी, जिसे याद रखिएगा 1676 और 77 में, 76 एंड 77 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के साइंटिस्टों ने जो स्टडी करते हुए उसी लाइफ को जिसे फर्स्ट देखा था मिस्टर एंथोनी वॉन लेवेनहुक ने, उसके ऊपर एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी जर्नल में और एक आर्टिकल लिखा जिसमें बैक्टीरिया को कि जो है वो फीचर्स और बैक्टीरिया की डिस्कवरी को बताया गया कि एंथोनी वॉन लेवेनहुक ने की थी। ये कब? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के जो साइंटिस्ट से इन्होंने काम किया डिस्कवरी ऑफ एंथोनी वॉन लेवेनहुक पर। यानी डिस्कवरी ऑफ एंथोनी वॉन लेवेनहुक का मतलब यह है कि जो उसने बैक्टीरिया जो मिंगलर लाइफ डिस्कवर की थी उसी के ऊपर काम करके उसकी पब्लिकेशन किया और उसे सर्टिफाई किया कि ये एक लाइफ है जिसे बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। तो इन्होंने बाद में इन साइंटिस्टों ने, जो ग्रुप था साइंटिस्टों का, इन्होंने इसे नाम दिया और एज बैक्टीरिया, नेम्ड एज बैक्टीरिया जो है वो इसे रखा कि बैक्टीरिया जो है वो एक मिंगलर लाइफ थी। और थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो एंथोनी वॉन लेवेनहुक था ये कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं था, एक क्लॉथ सेलर था जिसने कपड़ा बेचने वाला जिसे आप कहते हैं। इससे प्रिज्म मिला, इसने उस प्रिज्म के को साफ करते हुए कुछ ड्रॉप ऑफ कैनाल वाटर लिए, उसने देखा कि उसके अंदर कुछ मिंगलर लाइफ्स नजर आती हैं और उस मिंगलर लाइफ्स को आगे कंफर्मेशन दी रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के साइंटिस्टों ने। अब हम डिस्कस करते हैं दी साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बेटा अगर हम देखें इन केस ऑफ साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो बेटा याद रखिएगा बहुत ही माइन्यूट है क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैं ये, और इनका सेल जो होता है यू नो वेरी वेल 10 to 100 जो है वो माइक्रोन इसकी साइज हो सकती है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल की। लेकिन इन केस ऑफ हम देखें अगर बैक्टीरिया तो 0.2 to 2 माइक्रोन क्या होती है इसकी ब्रेड्थ, यानी कि इसकी विड्थ होती है। आप ये कह सकते हैं इसकी विड्थ कितनी होती है, जो विड्थ होती है या चौड़ाई जिसे आप कहते हैं दैट इज 0.2 to 2 माइक्रोन और 2 to 10 माइक्रोन तक इसके सेल की, बैक्टीरियल सेल की लेंथ होती है। ये तो हमने डिस्कस किया साइज को। अब जब हम बात करते हैं इन केस ऑफ स्ट्रक्चर की तो बेटा याद रखिएगा बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे जो बैक्टीरियल सेल के पास मौजूद होते हैं इसके फंक्शंस के साथ। तो सबसे पहले हम लेबल करेंगे इसके कंपोनेंट्स, इसकी स्ट्रक्चर, फिर हम उसके कंपोनेंट्स के फंक्शन और उसकी कंपोजिशन को देखेंगे। जिसमें हमारे पास अगर बैक्टीरिया को देखा जाए तो दिस इज द बैक्टीरियल सेल, ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल के अराउंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन। इसके अराउंड मौजूद होती है सेल वॉल, इसे बैक्टीरियल वॉल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम लोग? बैक्टीरियल वॉल का नाम देंगे।
This is the bacterial cell wall. This is called as the cell wall. अब सेल वॉल के अराउंड मोस्टली बैक्टीरिया के अराउंड एक स्लाइम कैप्सूल मौजूद होता है, एक कवर मौजूद होता है जिसे आप नाम देते हैं कैप्सूल. दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल. ये हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट क्या आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज कैप्सूल. इसे स्लाइम कैप्सूल कहते हैं. और बेस ऑफ द मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, मे बी ऑल अराउंड द सरफेस, और या फिर बंच की सूरत में, टफ्ट की सूरत में एक ही साइड पर होंगी, जिन्हें हम नाम देते हैं फ्लैजिला. तो याद रखिएगा ये जो एक्सटेंशन है इसे हम नाम देते हैं फ्लैजिला. ओके. देन हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि आल्सो बेस ऑफ द ब्रेन से निकल रही होती हैं, मे बी टू, मे बी मोर देन टू, जिन्हें हम नाम देते हैं पिलाई, जिसको पिली भी कहते हैं. तो बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एक्सटर्नली क्या क्या है. कैप्सूल है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और फ्लैजिला है एंड पिली है. जैसे हम इसके साइटोप्लाज्म में जाएंगे तो बेटा साइटोप्लाज्म में याद रखिएगा दिस इज साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं नियर द इन्वेजिनेशन ऑफ द मेम्ब्रेन कुछ लैमिला लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं मीजोजोम्स. क्या नाम देंगे? दीज आर कॉल्ड एज मीजोजोम्स का नाम देते हैं. ठीक है. और इसी तरह मीजोजोम्स और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं राइबोसोम्स एज वेल एज ग्लाइकोजन पार्टिकल्स इन द स्कैटर्ड फॉर्म. किस फॉर्म में? स्कैटर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स. दीज आर कॉल्ड एज द राइबोसोम्स का नाम देते हैं इन्हें. और साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिस स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे होते हैं दी जीनोमिक मटेरियल, बैक्टीरियल जीनोम जिसे कहते हैं, जिसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहा जाता है और बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. क्या कहते हैं इसको? हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं. तो बेटा न्यूक्लियोइड को बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं. बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स या बैक्टीरियल क्रोमेटिन्स का नाम भी दिया जाता है, यह आपने याद रखना है. एज वेल एज यहाँ पर एक्स्ट्रा सर्कुलर कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं प्लाज्मिड. क्या नाम देते हैं बेटा? प्लाज्मिड का नाम देते हैं. दिस इज प्लाज्मिड. और इसी के साथ मैंने आपको बताया था ग्लाइकोजन पार्टिकल, कुछ लिपिड ग्लोब्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन मेजरली याद रखिएगा राइबोसोम होते हैं, मीजोसोम होते हैं, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स एज वेल एज प्लाज्मिड्स हैं. और साइटोप्लाज्म के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको बैक्टीरियल क्रोमेटिन भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, और बैक्टीरियल जीनोम भी कहा जाता है. ये हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज कंपोनेंट्स थे. अब हम देखेंगे इसके फंक्शन. तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एक्सटेंशन, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि बेस ऑफ मेम्ब्रेन से अराइज होती हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया, जिन्हें हम नाम देते हैं फ्लैजिला. और फ्लैजिला की जो कंपोजिशन होती है इसके अंदर होते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन. याद रखिएगा कौन सी प्रोटीन होगी? फ्लैजिलिन प्रोटीन पर बेस करने वाली स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि बैक्टीरिया ही में होती है, जिससे कहते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन.
और फंक्शन वाइज इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन। याद रखिएगा जब हम फंक्शंस की बात करेंगे इन केस ऑफ द फ्लैजिला तो याद रखिएगा इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो ये वो एक्सटेंशन है जो कि बेस ऑफ मेम्ब्रेन से निकलती हैं, थ्रेड लाइक होती हैं और ऐसी अपेंडेजेस हैं जो कि लोकोमोशन यानी कि मोबाइलिटी में या मोटाइलिटी में रोल करती हैं। इसे दूसरे लफ्जों में हम मोबाइलिटी या जो है वो क्या नाम देंगे, मोटाइलिटी का नाम देते हैं। देन इन केस ऑफ द नेक्स्ट वन यहां आप लिख दें मोटाइलिटी, मोटाइलिटी का नाम भी देते हैं या मोबाइलिटी का नाम भी दिया जाता है कि ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में और फ्लैजिलेट प्रोटीन पर बेस करते हैं। इसी तरह एक स्मॉल फ्लैजिला से छोटी अपेंडेजेस होती है जो कि बेस ऑफ मेम्ब्रेन से निकलती है, ट्यूबुलर नेचर है, इसे पिली कहते हैं। और पिली के फंक्शन अगर हम देखें तो ये बैक्टीरिया में याद रखिएगा क्या काम करेंगी, ये बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया की हेल्प करती हैं कॉन्जुगेशन में, हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन, हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। बेटा बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन एक ऐसा मेथड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होता है और अपने जीन्स को या सेगमेंट ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करता है दूसरे बैक्टीरिया में। उस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं और कॉन्जुगेशन इसी ट्यूबुलर लैमेला के जरिए या ट्यूबुलर अपेंडेजेस के जरिए होती है जिसको हम पिली का नाम देते हैं। तो आपने याद रखना है कि पिली का फंक्शन हेल्प होता है रिप्रोडक्शन यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में रोल करना जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, ना कि लोकोमोशन में ये रोल करती है। इसी के नीचे जाएंगे तो हमारे पास ये कंपोनेंट आता है जिसे हम नाम देते हैं कैप्सूल। और कैप्सूल के जब हम फंक्शन देखते हैं, इसके जब हम क्या देखेंगे फंक्शंस, तो बेटा याद रखिएगा कैप्सूल्स के जो फंक्शन होते हैं इसका काम एक तो पैथोजेनिसिटी, कंपोजिशन वाइज देखें तो कैप्सूल जो होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स पर मुश्तमिल कैप्सूल होता है और इसके फंक्शन होते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस। ये बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी दूसरा सेल इसे फैगोसाइट ना कर सके। फैगोसाइटोसिस यू नो वेरी वेल, फैगोसाइटोसिस कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सेल ईट करता है। तो जिस तरह हमारे ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को खाते हैं तो ये जो कैप्सूल है ये प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया को कि इसको फैगोसाइटाइज न किया जा सके, इसको ईट ना कर सके कोई दूसरा सेल। एज वेल एज पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी काज करते हैं। पैथोजेनिसिटी कहते हैं एबिलिटी टू काज डिजीज, तो बीमारी फैलाने की जो कैपेबिलिटी है ये भी बैक्टीरिया में ड्यू टू द कैप्सूल की वजह से आती है। तो पैथोजेनिसिटी एंड फैगोसाइटोसिस अगेंस्ट दी बैक्टीरिया, इसे ये फंक्शन होते हैं इन केस ऑफ कैप्सूल। देन जब हम बात करेंगे इनर वन कंपोनेंट की तो वो हमारे पास आता है सेल वॉल। और याद रखिएगा सेल वॉल जो मोस्टली ट्रू बैक्टीरिया होते हैं वो बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। इससे मिलकर बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है एक मिक्सचर है बहुत सारे मैट्रिक्स ऑफ पेप्टाइड्स का, प्रोटीन्स का, एज वेल एज पॉलीसैकेराइड्स का जिसमें बहुत सारे ओलिगोसैकेराइड्स भी आते हैं, एज वेल एज अमीनो एसिड्स का, एज वेल एज टॉक्सिक एसिड्स इसके अंदर मौजूद होता है। ये सारे मिक्सचर जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, टॉक्सिक एसिड, शुगर्स और बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलकर बनाते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन जिससे ट्रू बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है। याद रखना जिसे एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आर्चियोबैक्टर, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता सेल वॉल में। लेकिन जो यू बैक्टर होते हैं, यहाँ पर हम यू बैक्टर यानी ट्रू बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं तो इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन पर बेस करेगी जिसका फंक्शन है। अब हम इसके फंक्शन अगर देखें तो बेटा इसके फंक्शंस में याद रखिएगा एक तो प्रोटेक्शन देना, दूसरा सेल की शेप को मेंटेन रखना और प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप
या बैक्टीरियल शेप को मेंटेन करना। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओस्मोटिक लाइसिस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओस्मोटिक लाइसिस, ताकि वाटर जो है वो लॉस ना हो सके, लॉस ऑफ वाटर की वजह से बैक्टीरियल सेल डिके ना हो जाए, कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए प्रोटेक्टिव कवर्स होता है। एक तो शेप को मेंटेन करने के लिए, प्रोटोप्लाज्म को बाउंड करने के लिए अपनी जगह पर, दूसरा ओस्मोटिक लाइसिस से बचाने के लिए भी यहाँ पर एक कवर होता है जिसे आप नाम देते हैं सेल वॉल, जो कि प्रोटेक्ट करता है ताकि वाटर लॉसेस ना हो, सेल कहीं डिके या डेसिकेशन में ना चला जाए। देन हमारे पास नेक्स्ट वन है, दैट इज दी सेल मेम्ब्रेन। इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो बेटा इसमें मौजूद होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये आपने वैसे पढ़ा होगा कि जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स दे आर कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन, यानी लिपिड्स एंड प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं, जिसमें आपने पढ़ा था फ्लूइड मॉडल में कि लिपिड बाइलेयर होती है और इसके अंदर प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड होते हैं। तो बेटा जितनी भी बायोलॉजिकल यानी ऑल लिविंग मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। इसके अगर हम फंक्शन देखें तो बेटा हमारे पास फंक्शन में इन केस ऑफ बैक्टीरिया जब हम फंक्शंस देखते हैं तो बेटा फंक्शन में क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज मौजूद नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं है तो सेल में रिस्पायरेशन का होना तो लाजमी है, इसलिए सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होती है वो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में होती है, क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो इनके पास मौजूद नहीं है, इसलिए यहां पर क्या होगा, इट हेल्प्स इन रिस्पायरेशन, यानी कि जो सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है वो किसमें होगी, वो होती है इन केस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, ये बाउंड करती है साइटोप्लाज्म को, बाउंडिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को बाउंड करना एज वेल एज जो है वो रिस्पायरेशन में रोल करना, ये रोल होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं जनरली, लिपिड एंड प्रोटीन पर बेस कर रही है। देन हम जाते हैं जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारे पास साइटोप्लाज्म आता है, और साइटोप्लाज्म आपको पता है कि वो मटेरियल जो बाउंड होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन, उसको साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो हम साइटोप्लाज्म के हवाले से अगर देखें तो साइटोप्लाज्म में जो जो कंपोनेंट्स आते हैं उन कंपोनेंट्स में मीजोसोम है, राइबोसोम्स हैं, ग्लाइकोजिन पार्टिकल्स हैं, प्लाज्मिड है और जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीजोसोम्स को। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मीजोसोम्स जो होती हैं, जब स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे थे बेटा, मीजोसोम लैमिला लाइक होती हैं, ये ट्यूबुलर लैमिला होती हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन की, और दीज आर दी लैमिलाए होती हैं और ये ट्यूबुलर नेचर होती हैं। याद रखिएगा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके फंक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आता है इन केस ऑफ द लैमिला, इसके फंक्शन में रेप्लिकेशन, सबसे पहले हम यहां लिखते हैं फंक्शंस ताकि आप उसको मेंशन क्लियरली हो जाए। तो फंक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करना, क्योंकि बैक्टीरिया डिवाइड होने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन करता है, एज वेल एज एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की एक्सपोर्ट में रोल करना, और जो है वो नेक्स्ट फंक्शन में सेलुलर रिस्पायरेशन में भी हेल्प करती हैं, क्योंकि ये इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन नियर बाय द मेम्ब्रेन है, इसलिए सेलुलर रिस्पायरेशन में भी रोल है। एज वेल एज याद रखिएगा इनका रोल होता है सेल डिवीजन में। कहां रोल होता है, सेल डिवीजन में भी रोल होता है इन केस ऑफ द मीजोसोम्स, जो कि मैंने बताया था ट्यूबुलर लैमिलाए हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स की, और रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम एंड सेल डिवीजन में रोल करना
फंक्शन किसका है? दी मीजोजोम्स का। याद रखिएगा, अपने फंक्शन पार्ट वाइज याद रखने। ये आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकलते हैं और आपको फंक्शन हर पार्ट का याद होना चाहिए। कभी कभी अनलेबल डायग्राम बना के भी आपको लेबल देते हैं और आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि इस पार्ट का क्या फंक्शन है और इसका नाम क्या है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो जब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, इसी साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स के हवाले से आप बाखूबी वाकिफ हैं कि किसी भी सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं इनका फंक्शन हमेशा होता है दी प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। इन्हें कहते हैं बेटा प्रोटीन फैक्ट्रीज का नाम देते हैं। तो प्रोटीन फैक्ट्रीज हमारे सेल, बैक्टीरियल सेल में कौन सी हैं, और हमारे सेल में भी वो राइबोसोम्स होते हैं। देन हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड की, जिसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहा जाता है, जिसे हम बैक्टीरियल जीनोम भी कहेंगे, जिसे हम नाम देते हैं दी बैक्टीरियल जीनोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, या इसे हम नाम दे रहे हैं बैक्टीरियल जीनोम। तो बेटा जेनेटिक मटेरियल का काम आपको पता होता है, कैसा कंट्रोल काम करना होता है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको रेगुलेट करना होता है। तो इट एक्ट एज हेरिडिटी मटेरियल। ये कौन सा मटेरियल होता है? हेरिडिटी मटेरियल है। और ये याद रखिएगा बाय नेचर वाइज ये क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। कितने क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये रेगुलेट करते हैं सेलुलर एक्टिविटीज, रेगुलेट सेलुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करने का काम किसका है? ये काम होता है बैक्टीरियल जीनोम का। और डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी कमांडिंग्स होती हैं सेल की, वो सारी की सारी न्यूक्लियोइड करते हैं। देन हम जाते हैं